सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। फ्राइडे को कुछ सीरियस प्रॉफिट टेकिंग थी, चाहे वो ग्लोबल को ब्लेम कर लें या अपने बड़े इवेंट से पहले की नर्वसनेस कह लें, और वो मूड माहौल आज भी लिंगर ऑन कर रहा है। फिर दबाव के साथ, हाँ 1% नहीं लेकिन 2/3% कमजोरी, और धीरे धीरे वो कमजोरी बढ़ रही है गिफ्ट निफ्टी की। 150 पॉइंट गैप डाउन के साथ शुरुआत करेंगे आज। फिर ऐसे ही कह लीजिए ग्लोबल मूड थोड़ा सा ठंडा, फ्राइडे को पेन था, एशिया कमजोर ट्रेड कर रहा है, उसको ब्लेम कर लीजिए, या फिर अपने सेट ऑफ नंबर्स आए होंगे उसके चलते भी कुछ बहुत अति उत्साह नहीं है शायद, इसीलिए भी दबाव है। और इवेंट्स अपने भी बहुत बड़े खड़े हैं, अपना तो बजट ही है कल। ऐसे में पहले पिच, स्टेडियम, क्राउड, ग्राउंड सब दिखाइएगा, देखें जरा मूड पिच पे कैसा दिख रहा है, उस पर चर्चा कर ली जाए। उसके बाद आज के स्टॉक्स पे बातचीत। दिखाई नहीं रहे कौन सी वाली? अरे वाह, बहुत दिनों बाद हरी हरी पिच लेकर आए। आज आगे बढ़ बढ़ के खेल पाए तो खेल लीजिएगा, नहीं तो फिर मुश्किल है थोड़ा सा। ये पिच इतनी हरी क्यों है? अंदर से कुछ वैसे अच्छा 4 दिन से मुंबई में बारिश रुकी नहीं है। टचवुड बहुत ही बढ़िया बारिश, हाँ फ्राइडे से आज सुबह भी बढ़िया चली जा रही है, और बड़ी रुकी नहीं लिटरली। पता है, इसके चक्कर में आज आधा घंटा जल्दी आना पड़ा। क्यों? मैं उठ गया 4 विंडो बजे। खुली दिखी कि निकल लो? हाँ, जरा सी विंडो दिखे निकल लो, आ नहीं पाओगे। उस चक्कर में आधा घंटा मुझे नींद आ रही है। ओहो, तो कल बजट है भाई, फ्रेश होना भी जरूरी है। यार देखो, मार्केट में ना आज जो है, बहुत ढूंढने से भी आपको कोई बहुत पॉजिटिव क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यूएस में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वहाँ पे भी पॉलिटिकल काफ़ी टर्मोइल, खाड़ी देशों में लड़ाई झगड़ा, और शुक्रवार को बहुत ज़बरदस्त सेल ऑफ आईटी शेयर्स में। और मतलब शुक्रवार को तो खैर वो भी गिरा था, छोटू वाला भी, रसेल भी गिरा था, लेकिन वीकली बेसिस पे रसेल अभी भी ऊपर है, डाउ भी ऊपर है। लेकिन टेक्नोलॉजी शेयर में बिकवाली, अपने यहाँ रिजल्ट देखिए आप, जो टॉप 5 कंपनी है उसमें कोई ऐसा तोड़फोड़ नंबर किसी का नहीं है। ऊपर जिनको संभालना है उनके नंबर ऐसे नहीं कि इंडेक्स को पूरा संभाल ही लेंगे वो। तो अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और बजट आ रहा, ऊपर से सेबी चेयरपर्सन भी कह रही है कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव ट्रेड हो रहा है, डिपॉजिट की ग्रोथ पे चिंता, मतलब सब तरफ ऐसी ही बातें सुनाई दे रही हैं। हाँ। तो कंसर्न्स वे कर मार्केट सेंटिमेंट पे चलता है, डेटा पे थोड़ी चलता है। तो सेंटिमेंट अच्छा नहीं, डेटा हो सकता है कहीं कहीं कुछ, जैसे तेजस के नंबर बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन सेंटिमेंट आज अच्छा नहीं है मार्केट के लिए। तो इसलिए मेरे को थोड़ा चिंता। प्लस बजट से पहले वाला दिन, ये भी एक चिंता कि बजट वाला दिन है, क्या होगा किसी को नहीं पता। हो सकता है कुछ ना हो, बेमतलब ही चिंता लोग कर रहे हैं, या हो सकता है कुछ ऐसा भी हो जाए। कुछ ना भी हो तो भी वैल्यूएशन तो स्ट्रेच्ड है। वैल्यूएशन तो स्ट्रेच है, इसमें कोई शक नहीं, वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है, लेकिन एसआईपी नहीं रुक रही है, तो वैल्यूएशन कितने भी स्ट्रेच हो, क्या करोगे यार? हाँ, पैसा आ रहा है और पैसा ही डिफाइन करता है सब कुछ। पैसा ही डिफाइन कर। एक और बड़ा मैं बताऊँ पेंशन वाली बात, पिछले 6 महीने के अंदर आप देखो कम से कम 1.5-2 दर्जन सेक्टोरल फंड लॉन्च हुए। सेक्टोरल फंड अपने आप में बहुत रिस्की फंड होता है, और दनादन लोगों ने लॉन्च किए हैं, पैसा भी ले लिया, अब लगा भी दिया है। अब क्या आगे? अब वो डिफेंस वाले रोक रहे हैं ना, अब पैसा वही ना, कहाँ रोक डालेंगे? रहे हैं आप, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि यार अब एचएएल कैसे हमारा खरीदूं? फंड था, किसी और का सामने का एएमसी का भी फंड आ गया, उसने भी खरीद डाला, वैल्यूएशन अनजस्ट है, क्या खरीदे, बचे क्या, पूल भी छोटा है। एग्जैक्टली। तो रोक दिया उन्होंने पैसा डालना। एनर्जी फंड ले लिया लोगों ने। एनर्जी फंड तो अभी बंद हुआ शायद 2-4 दिन पहले ही। अब एनर्जी फंड में क्या है, आपके पास सारे पावर कंपनी, ऑयल कंपनी सब भागे हुए हैं। आरईसीपीएफसी फटी जा रही इसीलिए। कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि वैल्यूएशन बहुत है। सेबी चेयरमैन पॉकेट्स की वैल्यूएशन, ओवरऑल मार्केट निफ्टी जस्टिफाई कर लो आप, लेकिन ओवरऑल मार्केट में कई पॉकेट्स तो बहुत ही एक्सट्रीम पे हैं। खैर, लोग समझेंगे इतनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं ये लोग। नहीं, मोमेंटम जब तक, अभी मोमेंटम भी साथ नहीं है ना। हम सच अभी तक तो मोमेंटम साथ था, अभी थोड़ा सा मोमेंटम फिजल आउट हुआ है फ्राइडे को, आज थोड़ा सा दिक्कत में। अच्छा, ये ग्लोबली है, ग्लोबली है, ग्लोबली प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है ना। यूएस में पिछले हफ्ते से आप देखो ना, फ्राइडे को भी हम लोग रिएक्ट कर रहे थे, ग्लोबल क्यूज पे रिएक्ट कर रहे थे, कमजोर ग्लोबल क्यूज थे, और आज भी वैसे ही हैंड ओवर है। अपना उद्देश्य आपको डराना या नेगेटिव फीलिंग नहीं देना, अपना उद्देश्य सच बताना आपको, हाँ, जो नहीं, एक्चुअली ठीक हो रहा है इस समय, तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक बात। पहला स्टॉक, अच्छा 10 स्टॉक ऐसे हैं भाई किसी न किसी वजह से लिए होंगे। अब मार्केट का मूड आप देख ही रहो, हरे वालों को थोड़ा सा कंसर्न, लाल वाले गैप डाउन से खुलेंगे तो कंसर्न, उसके बाद क्या, तो ये आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेहतर डिफाइन करेगा। अपन बताते चलते हैं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो आज रडार पर रखने। अब इसमें हो सकता है टीम से कुछ बहुत प्रोमिनेंट रिएक्शन वाले स्टॉक्स ना होंगे, वो स्टॉक्स से न्यूज़ में मिलेंगे आपको आगे जब 8:30 बजे जुड़ेंगे। विप्रो पहला है, फ्राइडे को दिखी गया था प्रॉफिट टेकिंग गिरफ्त में, आईटी भी इवेंचुअली आ गया जब इन्फी
का एडीआर क्या कह रहा था, इन्फी कहां खुला था, जाते जाते आईटी इंडेक्स इन रेड बंद हुआ था फ्राइडे को, तो ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट टेकिंग क्रीप इन हुई। अच्छा, विप्रो का एक बार जरा थोड़ा सा लंबा, आईटी नहीं, हाँ आईटी के फ्राइडे बिल्कुल सही लाल में बंद हुआ। विप्रो का थोड़ा लंबा चार्ट खोलेंगे, लंबा वाला चार्ट, 3 महीने का, 6 महीने का, ये देखिए विप्रो का आउट परफॉर्मेंस। और पिछले कुछ दिनों में जब अपन ने विप्रो मेंशन करा तो कहा था कि सेक्टोरली जब कुछ मूड माहौल बदलने लगता है तो सबसे वीकेस्ट प्लेयर सबसे अच्छा करके देता है, वो इसने दिया, गजब रिटर्न दिए विप्रो ने। पर क्या फ्राइडे शाम को बाजार बंद होने के बाद आए नंबर्स इसे जस्टिफाई करते हैं इस तरह के मूव को? नहीं। अपन लोग ने जब विप्रो का पोल बताया था कि रिजल्ट कैसे एक्सपेक्टेड है, तब कहा था विप्रो के लिए एक फ्लैट ग्रोथ क्वार्टर होगा, 0% की ग्रोथ आएगी, और ये उसके गिवन गाइडेंस में सबसे अच्छा आंकड़ा है। 1.5% माइनस से %0.5% प्लस की गाइडेंस दी थी उन्होंने, और 0% आएगा तो मतलब कि हायर एंड ऑफ दैट गाइडेड बैंड आएगा, ये मान के चल रहे थे अपन। और वो भी बहुत डिसअपॉइंटिंग, 0 ग्रोथ क्वार्टर डिसअपॉइंटिंग था, उसके बाद इस तरह का चाल था, पर चलो वो एक्सपेक्टेड था। विप्रो ने क्या डिलीवर करा? 1% का रेवेन्यू में फॉल, -1%। अपन मान रहे थे कि फ्लैट होगा, ऊपर की तरफ आएगा, आगे नीचे की तरफ उस गाइडेड बैंड का। पहला डिसअपॉइंटमेंट, ग्रोथ तो फिर नदारत है, फिर डीग्रो ही कर रही है ये कंपनी। फिर दूसरी बात की मार्जिन्स की प्रोफाइल, जब मैंने प्रेजेंट करा था विप्रो की एक्सपेक्टेशन तो ब्रोकरेजेस ऑप्टिमिस्टिक थी, अपन ने कंजर्वेटिव लेके भी 30 बेसिस पॉइंट मार्जिन एक्सपेंशन की बात करी थी। मार्जिन फ्लैट है, मेरे ख्याल से 10 बेसिस पॉइंट का भी एक्सपेंशन, 10 बेसिस पॉइंट पकड़ लिए एक्सपेंशन है, फ्लैट मार्जिन, डी ग्रोथ, दोनों डिसअपॉइंटमेंट। पर क्या तस्वीर सुधरेगी? लो भाई साहब, उसमें भी दिक्कत। सब के सब ज्यादातर ब्रोकरेज कह रही थी विप्रो 0% से 2% ग्रोथ की बात करेगा। 0 से 2% मतलब नो ग्रोथ क्वार्टर से सिर्फ 2% की ग्रोथ अगले क्वार्टर आएगी। यहां पे भी खरी नहीं उतरी, फिर कह रहे हैं -1% से +1% की ग्रोथ। तो विप्रो ना ग्रोथ दे पाया और शायद ना दे पाएगा। ये उस समय -1% कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ दे रहा है जब इसके दिग्गज पीएस टीसीएस और इन्फोसिस 2 से 3% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ डिलीवर करके गए। इस तरह का स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहा है। वो तो ये कंपनियां कैश फ्लो जनरेट कर लेती हैं, इसीलिए सस्टेन कर रही हैं। तो ये तो डी ग्रोथ कब से चली जा रही है, फ्लैट ग्रोथ, मतलब अरसा हो गया विप्रो की ग्रोथ नहीं दिखी है। पहला लाल है, दूसरा वेदांत। आज तक आपके मुंह से विप्रो का कभी अच्छी बात नहीं सुनी, वैसी बातें बताते भाई ये 4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए विप्रो, हर क्वार्टर डिसअपॉइंटमेंट है, और कितने सब कुछ बदलता चला गया। खैर, वेदांता दूसरा है। वेदांता को मैं ग्रीन रख रहा हूं। QIP बंद हुआ था, बढ़िया 8,500 करोड़ रुपए जुटा लिए, और QIP का इशू प्राइस पता है आपको क्या है? 19-19.5 करोड़ शेयर जारी करे थे, 440 रुपए, कुछ डिसिमल्स में 439 पॉइंट समथिंग, और ये स्टॉक खड़ा है 440 पे। तो यहां पे ही मतलब मार्केट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स चेक, हालांकि मेरे पास नाम नहीं है, इश्यूड इन्वेस्टर्स चेक इन करे, तो ये स्टॉक वहीं खड़ा हो गया आके, और बढ़िया वो पैसा जुटा लिया गया है। बड़े बड़े प्लेयर्स इस भाव पे, मतलब इंस्टीट्यूशंस भाव पे आए हुए हैं, और इससे अपने सरदर्द विप्रो वेदांता रिड्यूस कर रहा है। ग्रीन रख रहा हूं, हालांकि ग्लोबल संकेत मेटल के लिए कंड्यूसिव नहीं है आज, ऐसा ग्लोबल मूड दिख रहा है, फिर भी ग्रीन रखते हैं, देखते हैं कैसा परफॉर्म करेगा। पीवीआर आइनॉक्स को लाल लेके जा रहा हूं भाई साहब, खराब नंबर्स हैं। इबीटा लॉस है 19-20 करोड़ के आसपास का, पैट लॉस है तगड़ा। भाई सिनेमा में कोई खास पिक्चरें रिलीज नहीं हुई, और ये सब तब हो रहा है जब ये किस तरह का, आपने याद होगा पीवीआर कितनी सारी स्क्रीन खोलता चले जा रहा है, तो वो सेम स्टोर सेल जो होता है वो पैमाने पे तो और भी खराब ग्रोथ के आंकड़े। पीवीआर के रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग, और डिसअपॉइंटिंग इनके लिए इसीलिए क्योंकि आपने हिंदी मूवी बॉलीवुड की स्लेट रेट बड़ी डिसअपॉइंटिंग है, वो सीधे इंपैक्ट कर रही है इसके फाइनेंशियल्स पे। इसको लाल लेके जा रहा हूं आज के लिए। चाइना के कुछ प्राइम लोन के आंकड़े आए, घटा दिया भाई साहब इकोनॉमी को स्पर करने की, प्राइम पीबीओसी जो है वो बड़ा घटा दिया, 10 बेसिस पॉइंट घटा दिया। 1 और 5 साल वाले इंसान तो कुछ कर दिया, अच्छा किया इन्होंने। ये जो मीटिंग हुई ना, चलो भाई वेदांता ग्रीन है अपना तो। हाँ। अच्छा ओके, फटाफट चलो बताते हैं, आज बैक अप करें, समय कम है। तेजस नेटवर्क पहला स्टॉक है, मुझे लगता है इसको ध्यान रखना चाहिए, बहुत बड़े नतीजे पेश किए। 1946 करोड़ का रेवेन्यू है और 26 करोड़ घाटे के सामने 77 करोड़ का प्रॉफिट, बढ़िया नंबर है। शक्ति पंप्स, यार ये कंपनी ना बहुत सरप्राइज कर रही है, बहुत अच्छे नतीजे इन्होंने पेश किए हैं। 93 करोड़ का मुनाफा आया है 1 करोड़ के सामने।
रेवेन्यू 567 करोड़ है, मार्जिन 21 से बढ़ के 24 है और पिछले क्वार्टर में 7% की मार्जिन थी, तो तूफानी नंबर है। और इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़ गई, जिसमें से 2000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 25% कुसुम योजना का है। तीसरा स्टॉक है नेट वेब, ये भी बहुत ही बढ़िया नंबर इन्होंने पेश किए हैं। क्वार्टरली इसको मत करिए क्योंकि सीजनैलिटी का इम्पैक्ट होता है। YOY देखेंगे आप तो मुनाफा 15 करोड़ आया, 5 से बढ़ के 300%, रेवेन्यू 60 से बढ़ के 150 करोड़ और ऑपरेटिंग नंबर 7 से बढ़ के 21 करोड़। तो बहुत अच्छे नंबर हैं नेटवेब के, इसको भी रडार में रखिए। और ये रिसेंट लिस्टिंग है, तूफानी तेजी स्टॉक ने ऑलरेडी काफ़ी दिखाई है। IRCTC भाई बजट से पहले तो अपनी जगह, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि भारत सरकार ने IRCTC को अपग्रेड कर दिया है शेड्यूल A CPSC के तौर पे। अनंतराज, इसने करार करा है गूगल के साथ अपने डेटा सेंटर इंफ्रा, डेटा सेंटर मैनेज सर्विसेज और क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए, जो पब्लिक और प्राइवेट इंटरप्राइजेस को देता है। बढ़िया कोलैबोरेशन है, डेटा सेंटर में बहुत तूल पकड़ रहा है ये कंपनी अनंतराज ग्रीन। EMS लिमिटेड, पिछले हफ्ते भी शायद इसको मेंशन करा था, तब ऑर्डर मिला था। इस बार फिर से ऑर्डर की न्यूज है, फिर से उत्तराखंड से ऑर्डर की न्यूज है और इस बार क्वांटम बड़ा हो गया। 535 करोड़ रुपए का जेवी को ऑर्डर मिला है उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी से। जेवी जिसमें 95% इनका शेयर है, तो लार्जली इन्हीं का ऑर्डर है। अच्छे हो गए। ओके, चौथा स्टॉक है ONGC और इसको मैंने इसलिए रखा है कि इन्होंने एक डील की है अजरबैजान में। एक ब्लॉक है जिसमें एक स्टेक खरीदा है और वहाँ एक पाइपलाइन है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया। तो 2 इन्वेस्टमेंट बड़े किए हैं और ये सब रनिंग फील्ड्स हैं, यानी यहाँ ऑलरेडी माल निकल रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी ठीक ठाक है। 500 करोड़ करीब इसमें निवेश उन्होंने किया, तो ONGC ग्रीन में रखिएगा। IOC और HPCL मैंने इसलिए लिया है कि कच्चा तेल काफ़ी नरम पड़ा है। हालांकि अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट या जियो पॉलिटिकल टेंशन जो हो रही है उससे काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन काफ़ी नीचे आया क्रूड, इसलिए IOC और HPCL को ग्रीन में रख सकते हैं। क्विकली एक ब्रेक और उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब फटाफट अगले 4 स्टॉक्स में, एक तो यस बैंक है। इन्होंने क्या किया है, इनके NPA बिल्कुल जो है फ्लैट्स हैं, कुछ खास चेंज नहीं हुआ। NIM भी फ्लैट है इनका। इन्होंने प्रोविजनिंग कम की इसलिए पैट अच्छा दिख रहा है, लेकिन नंबर ओवरऑल देखोगे आप ठीक, क्योंकि प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ इन्होंने बना ली है, मार्जिन फ्लैट रखे, गिरे नहीं, यही का कम है। और रेवेन्यू जो इनका है वो भी करीब 12-13% बढ़ गया है, उसको मैं ग्रीन में रख रहा हूँ। पॉलीकैब में आज मुकाबला है कोटक और सिटी के बीच में, तो माहौल देखते हुए मैं कोटक वाली रिपोर्ट को कोट कर रहा हूँ। 4500 का टारगेट है सेल कॉल। ये कह रहे हैं डोमेस्टिक वायर एंड केबल का जो वॉल्यूम रेवेन्यू है वो 10% 16% Q1 में बढ़ा है और आगे बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लग रहा है इनको कॉन्फिडेंस, तो इन्होंने सेल कॉल दे दी। सिटी ने इसी के अगेंस्ट में 7600 की कॉल दी है, बाई कॉल है। अब पता नहीं किसकी बात सही होगी, लेकिन दोनों को ध्यान में रखते हुए कोटक को रखिए आप रडार पे और पॉलीकैब रेड में। 9th स्टॉक है अल्ट्राटेक, और अल्ट्राटेक मैंने इसलिए लिया कि यहाँ पे एक सिटी की रिपोर्ट आई है, उन्होंने 13,000 रुपये का टारगेट दिया है। बहुत सारी अच्छी बातें गिनाई है, वॉल्यूम 7% बढ़ा है, कॉस्ट 4% घट गई है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। 13,000 का टारगेट है, लेट्स सी। 10वां स्टॉक है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक, इसका भी वीकेंड के दौरान रिजल्ट आया था, रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है, तो इसको भी रडार में रख सकते हैं, क्योंकि ये सब किर्लोस्कर ग्रुप की सारी कंपनी जो है ना बढ़िया प्रदर्शन करी और बड़े निश सेगमेंट में काम करती हैं, तो किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक ग्रीन। चलिए भाई, अगले 4 जो है वो अलग अलग रीजंस हैं, कुछ तो रिजल्ट्स ही हैं। RPG लाइफ साइंसेज अच्छे नंबर्स थे इसीलिए ग्रीन करा है, अच्छे इसीलिए कि रेवेन्यू मोमेंटम है, मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे हैं, तो आय 12% बढ़ी, ईबीटा उसके सामने 21% बढ़ा, तो आय से कहीं ज़्यादा ईबीटा बढ़ रहा है, यानी कि एक्सपेंशन है मार्जिन्स में है। 21.8 वाला 23.6% पे मार्जिन पहुंचता हुआ, तो 280 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंप्रूवमेंट, और मुनाफा 22% बढ़ा। नंबर्स अच्छे हैं RPG लाइफ के। ऐसे डिसेंट परफॉर्मेंस है JSW एनर्जी का, ईबीटा में 16% का जंप, 42% के मार्जिन, 49% प्लस पर, और मुनाफे में 80% का इंप्रूवमेंट। JK सीमेंट को भी रडार पर रख सकते हैं, इसके नंबर्स भी अच्छे लग रहे हैं, हालांकि
खर्चे कम होने के चलते ऑपरेशनल एक बीट है। आय 1.5% बढ़ी, उसके सामने EBITDA 29। वैसे सारे सीमेंट स्टॉक्स में ऑपरेशनल बीट या मार्जिन एक्सपेंशन अपन ने देखे हैं। EBITDA 29% बढ़ा, मार्जिन 10.5% वाले 13.25% पे पहुंचते हुए, प्रिसाइज नंबर स्क्रीन पर चल रहे होंगे। मुनाफा 67% का इंप्रूवमेंट है। तो हाँ, लार्जली कॉस्ट मैनेजमेंट ने ड्राइव करा है, लेकिन अच्छे नंबर्स ग्रीन है। फाइनली पतंजलि फूड्स के नंबर्स ठीक ठाक दिख रहे हैं। कुल आय 7,000 करोड़ रुपए के आसपास थी, अब इसका EBITDA में तगड़ा जंप है। अब वो आंकड़े पढ़ने से अच्छा आपको मार्जिन बताता हूं। 6% पे मार्जिन आए, पिछली तिमाही में वो 5% पे थे और पिछले साल इसी क्वार्टर में 3.25% के थे। दरअसल साल दर साल देखना चाहिए, तो 3.25% वाले मार्जिन बढ़ के 6% पे पहुंचते हुए मुनाफा इसीलिए बढ़िया जंप दिखाता हुआ 87 करोड़ से बढ़ के 262 करोड़ रुपए पे। और रिलीज में तो बहुत कुछ कहा है कि सेल्स वेल्स एक्सपोर्ट की बढ़ रही है, अब हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे ग्लोबल मार्केट्स में लिस्टेड हैं, तो ठीक है, वो सब अपनी जगह। तो पतंजलि के अपने इफ्स एंड बट्स रहते हैं, नंबर्स ठीक ठाक, ऑपरेशनली अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए ग्रीन कर दिया। अपने 10 हुई गए, दोनों के 10 ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप कर देंगे। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। यार, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करिए अगर कोई ट्रेड लेने का मन हो। ये तो सिर्फ आपको कौन कौन से प्रोमिनेंट स्टॉक स्क्रीन पे रखने वो मेंशन कर रहा हूं। विप्रो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। अब इसमें एडीआर मत देखिएगा, इलिक्विड होते हैं, उस पर ज्यादा मत जाइए, लेकिन हाँ है डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर। वेदांता का QIP अपडेट, मौजूदा भाव पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हुआ है इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। पीवीआर इनॉक्स के कमजोर नंबर्स, IRCTC का GOI का अपग्रेड, अनंतराज ने डेटा सेंटर्स के लिए जो करार करा, EMS को ऑर्डर मिला, RPG लाइफ, JSW एनर्जी, JK सीमेंट, पतंजलि, सारे के सारे अपने अपने Q1 परफॉर्मेंस के चलते ग्रीन रखे हैं। लेकिन बाजार का मूड देख ही रहे हैं आप सुबह से, तो ये परफॉर्मेंसेस कितने टिक पाएंगे आज ये देखना पड़ेगा, लेकिन ग्रीन ही है नंबर्स के दम पर। 10 हो गए। बिल्कुल, नतीजों पे पूरा फोकस मैंने भी रखा है यहाँ पे, और तेजस नेटवर्क के नतीजे बहुत ही बढ़िया नतीजे पेश किए उन्होंने। शक्ति पंप उससे भी बढ़िया, नेटवेब और बढ़िया, तो सब अच्छे अच्छे नतीजों पे रखा है। ONGC ने एक डील किया अजरबैजान में, तो उसकी वजह से IOC HP सब क्रूड ऑयल नीचे आया, काफ़ी $83 के आसपास आ गया। येस बैंक के नंबर ओके हैं, बहुत ग्रेट नहीं है, लेकिन ठीक ठाक नंबर दिए इन्होंने। पॉलीकैप पे नतीजों के बाद कोटक ने सेल कॉल दी है, 4600 का टारगेट दिया, काफ़ी नीचे का है इसमें। अल्ट्राटेक के ऊपर सिटी की एक रिपोर्ट आई है, 13,000 से ऊपर के लक्ष्य उसमें दे रहे हैं, और किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक के नंबर भी काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए भाई, मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा हफ्ता, बजट आना है इस हफ्ते में, और आज इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाएगा दोपहर में। और इसके अलावा दुनिया भर के बहुत सारे क्यूज़ डाइजेस्ट करने, डोमेस्टिक क्यूज़ डाइजेस्ट करने। US में बहुत उठापटक हुई है, खाड़ी देशों में बहुत उठापटक हुई है, चीन में बहुत घटनाएं हुई हैं, और भारत में 4-5 दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट, कुछ छोटी मोटी कंपनियों के रिजल्ट, काफ़ी कुछ डाइजेस्ट करना है। और उसके बाद RBI गवर्नर और सेबी चेयरपर्सन के बयानों को भी आपको डाइजेस्ट करना है। तो कुल मिला के बहुत सारी घटनाएं इस हफ्ते जो हुई पिछले 4 दिनों में, उनको हमें सब डाइजेस्ट करना है। किस तरीके से माहौल बनेगा, क्या ट्रेड बनना चाहिए, किस तरह से होगा, इन सब पे डिस्कशन होगा मुनाफे की तैयारी में। अनुज, स्वागत है आपका, और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग साहब। और बहुत कुछ हम सोच कर आए थे क्या डिस्कस करेंगे, और सुबह सुबह जब मैं उठा तो मैंने पहली न्यूज़ पढ़ी कि जो बाइडन स्टेप डाउन कर दिया है, तो उस पर भी आएंगे। लेकिन ये इस साल का सबसे बड़ा हफ्ता है, विदाउट अ डाउट साल का सबसे बड़ा हफ्ता है। 3-4 कारण हैं उसके। जो वीकेंड पर नंबर्स आए उनका इम्पैक्ट है, और उनका निफ्टी में वेटेज करीब 25% है जो वीकेंड पर नंबर्स आए उनका। और बैंक निफ्टी के जो 2 बड़े बैंक्स के नंबर्स आए उनका वेटेज 40% है। तो आज 25% निफ्टी रिएक्ट कर रहा होगा नंबर्स पे,
40% बैंक निफ्टी रिएक्ट कर रहा होगा नंबर्स पर। और वो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, HDFC बैंक के नंबर्स कमज़ोर हैं, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। वो अपने हाई से वो क्वार्टरली अपडेट दिया था, उसके बाद काफ़ी गिर चुका था स्टॉक। तो मुझे लगता नहीं इंक्रीमेंटली कोई बहुत ज़्यादा गिरने की जगह है यहाँ पर। कोटक हो सकता है गिर जाए, क्योंकि कोटक में कुछ डाउनग्रेड्स भी आए हैं, प्लस कोटक एक्सपेंसिव स्टॉक है और कोटक गिरा नहीं है नंबर से पहले, तो कोटक शायद आज गिर जाए। रिलायंस, देखिए रिलायंस पे हम जो भी बोलेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिएगा, लेकिन रिलायंस के नंबर्स ठीक ठाक हैं, थोड़े से कमज़ोर मान सकते हैं आप O2C में, लेकिन उनका आउटलुक स्ट्रांग है। तो आज देखते हैं रिलायंस कैसे रिएक्ट करेगा। और जैसे मैंने कहा, कोटक के नंबर्स भी सोचते हैं, शेयर भी महंगा है, तो शायद कोटक आज थोड़ा सा इम्पैक्ट कर दे मार्केट को। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे आज आना है और कल आना है आपका यूनियन बजट, तो उस हिसाब से